नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूर अब लौटेंगे घर। सभी 48 मजदूरों को मिला वेतन, वापसी का टिकट भी तैयार। 5 नवंबर को पहुंचेंगे मुंबई। ट्यूनीशिया में पिछले कई महीनों से फंसे झारखंड के 48 मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। झारखंड सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद L&T कंपनी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। कंपनी ने इस मामले में अपने अधीन काम करने वाली दिल्ली की निजी फर्म प्रेम कंस्ट्रक्शन के मालिक को फटकार लगाई है। सभी मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। L&T की ओर से जारी जानकारी के अनुसार सभी मजदूरों को 4 नवंबर को ट्यूनिस से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना किया जाएगा। मुंबई पहुंचने के बाद मजदूर अपने गृह राज्य झारखंड लौटेंगे। यह पूरा मामला तब सामने आया जब झारखंड के 48 मजदूर प्रेम कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी, जो L&T के अधीन काम करती है, के माध्यम से काम करने ट्यूनीशिया गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें न तो तय अनुबंध मिला और न ही वेतन। 30 अक्टूबर को मजदूरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें धोखे से विदेश भेजा गया है। वहां बिना वेतन व भोजन के 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। वीडियो में उन्होंने झारखंड सरकार से अपनी वतन वापसी की गुहार लगाई थी। मजदूरों ने कहा था विदेश भेजने से पहले उनसे तय मजदूरी और अनुबंध का वादा किया गया था, लेकिन ट्यूनीशिया पहुंचते ही सब कुछ बदल गया है। इसके बाद झारखंड सरकार ने तत्काल विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और मजदूरों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू की। लातेहार में रोड एक्सीडेंट, युवक युवती मरे। जतरा देखकर लौट रहे थे दोनों, तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, मौके पर मौत। लातेहार के बालूमाथ लातेहार मुख्य सड़क पर आज रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पकरी गांव के पास एक बेकाबू मोटरसाइकिल सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे उस पर सवार एक युवक और युवती की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की घटना स्थल पर सांसें थम गई। मृतकों की पहचान पूनम कुमारी लावागढ़ा निवासी थाना हेरहंज तथा अनुज उराव निवासी डहू थाना टंडवा चतरा के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों शनिवार की रात बालू गांव में लगे जतरा मेला देखने गए थे। रविवार सुबह लौटते समय यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और पकरी गांव के मोड़ पर चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सीधी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवारों ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस व एम्बुलेंस को दी। थोड़ी ही देर में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बालूमाथ CHC में मौजूद डॉक्टर संजय सिद्धार्थ ने जांच के बाद बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। धनबाद में मां बेटे की घर में मिली लाश, बंद घर से आ रही थी दुर्गंध। आंगन में पड़ी थी मां की लाश, चौकी पर मिला बेटे का शव। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के प्रधान खंता पंचायत स्थित चरकी डुंगरी टोला में शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही घर से मां और बेटे के सड़े गले शव बरामद किए गए हैं। दोनों कई दिनों से घर के बाहर नहीं निकले थे। जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देख सभी दंग रह गए। थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर 52 साल के नोमो गोराई का शव आंगन में पड़ा था, जबकि 32 वर्षीय कालीपत गोराई का शव अंदर चौकी पर पड़ा मिला है। दोनों शव कई दिनों पुराने होने के कारण सड़ चुके थे और पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैल गई थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार कालीपत गोराई कुछ समय से बीमार चल रहा था। वह अविवाहित था और सब्जी बेचने का काम करता था। भूमि घोटाले के अभियुक्त बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने AJSU को दिए थे 19.5 लाख का अनसिक्योर लोन। हजारीबाग से भाजपा के विधायक प्रदीप प्रसाद को एंटी करप्शन ब्यूरो ने भूमि घोटाले में प्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। प्रदीप प्रसाद के बारे में ताजा जानकारी मिली है कि उन्होंने आजसू पार्टी को 19.5 लाख रुपए का अनसिक्योर बिना किसी गारंटी के लोन दिया था। इसका खुलासा आजसू पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी से किया गया है। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग में हुए भूमि घोटाले के प्रमुख आरोपी विनय सिंह नेक्सजन के मालिक की जमीन रजिस्ट्री के मामले में ACB ने प्रदीप प्रसाद को अभियुक्त बनाया है। विनय सिंह की जमीन रजिस्ट्री में प्रदीप प्रसाद ही गवाह बने थे। रजिस्ट्री
रजिस्ट्री डिड में उनकी तस्वीर लगी है। एसीबी यह जांच कर रही है कि क्या प्रदीप प्रसाद ने खुद के नाम भी जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं कराई थी। इस बीच आजसू ने पार्टी को साल 2023 में हुए आय व्यय का जो ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है, उसमें यह उल्लेख किया है कि पार्टी के पास कुल 84,52,000 रुपया है और पार्टी पर कुल 19.5 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन है। यह अनसिक्योर लोन प्रदीप प्रसाद से लिया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि जांच एजेंसियां अनसिक्योर लोन को संदेह के नजरिए से देखती हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि आजसू एक राजनीतिक पार्टी है। आमतौर पर कर्ज व्यक्ति या कंपनी के द्वारा दिया जाता है। व्यक्ति और कंपनी कमाई करके कर्ज को चुकाती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कोई राजनीतिक दल भी लोन या अनसिक्योर लोन ले सकता है या नहीं। झारखंड में तूफान मोंथा का असर समाप्त। कल से आसमान पूरी तरह रहेगा साफ। 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। अचानक बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव शुरू हो चुका है। तूफान मोंथा का असर समाप्त होने के बाद बादल छटने लगे हैं। सोमवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके साथ ही रात का पारा गिरने लगेगा। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 40 से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही पारा गिरेगा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे ठंड अचानक बढ़ेगी। बारिश समाप्त होने के बाद अभी हवा में नमी आ गई है। अगले 15 दिनों में सुबह और शाम में ठंड लगेगी, लेकिन इस दौरान हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, तो 15 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। इससे कपकपाने वाली सर्दी पड़ेगी। अभी बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बनता नहीं दिख रहा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आया है तो बारिश हो सकती है। इसके बाद ठंड और बढ़ेगी। रांची का मौसम साफ होने लगा है। आज सुबह में धुंध के बाद दिन में अच्छी धूप निकली है। इस दौरान दिन का पारा 3 डिग्री तक चढ़ा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। 3 नवंबर से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि अगले 7 दिनों तक सुबह में धुंध रहेगा। शाम के बाद ठंड लगेगी। मौसम साफ होने के साथ ही रांची में सुबह में धुंध की आगोश में रहेगी। कभी घना कोहरा भी छा सकता है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा, लेकिन बर्फबारी से दिन में भी हवा के साथ कनकनी बढ़ेगी। माह के अंत में ठंड जोर पकड़ेगा। गढ़वा में एक मुखिया परिवार पर टूटा कहर। मौत के मुंह से लौटे 5 लोग। हाथियों ने कार को किया क्षतिग्रस्त। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के तांडिल मुख्य पथ पर कारी लेवड़ा के पास देर शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हेताट कला पंचायत के मुखिया चरकू परहिया के बेटे राजू परहिया, नंदू परहिया, अनरवा देवी, पानपति देवी और मंती देवी ने जंगली हाथियों के झुंड में फंसकर मौत के मुंह से बाल बाल बचकर जान बचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार से चिनिया से अपने गाँव तांडिल लौट रहे थे कि तभी रास्ते में कारी लेवड़ा के समीप अचानक 20 से 25 जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया और कार को आगे से घेर लिया। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, पीछे से भी हाथियों का दूसरा झुंड आ गया। जान बचाने के लिए सभी सवार लोग गाड़ी के गेट से कूदकर अंधेरे में जंगल की ओर भागे, जिससे वे किसी तरह अपनी जान बचा पाए हैं। इस दौरान हाथियों ने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। लॉकिंग ग्लास सहित गाड़ी के आगे पीछे एवं कार के बॉडी के बगल के हिस्से में काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। सभी भागते हुए तहले गाँव पहुंचे, जहाँ से फोन पर इसकी जानकारी चिनिया वन विभाग को दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को गाड़ी में लगे सायरन और मशाल जलाकर जंगल की ओर भगाया गया। यूजीसी नेट के बाद 4 बड़े सेक्टर में मिलते हैं शानदार जॉब ऑप्शंस। दिसंबर सेशन की परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर तय की गई है। हर साल 2 बार आयोजित होने वाली इस परीक्षा में औसतन 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होते हैं। परीक्षा 85 विषयों के लिए होती है। इसका उद्देश्य जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना होता है। हालांकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों के पास केवल अध्यापन या शोध कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि 4 अन्य क्षेत्रों में भी शानदार करियर अवसर उपलब्ध रहते हैं। कोडरमा के महाराणा प्रताप चौक पर हादसा। सदर अस्पताल की लिपिक सुलोचना कुमारी की मौत। सड़क पर गाय को बचाने में गई जान। कोडरमा झुमरी तिलैया में दर्दनाक सड़क हादसे में सदर अस्पताल की लिपिक सुलोचना कुमारी 55 वर्षीय की मौत हो गई है। यह हादसा तिलैया थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास हुआ है। वह अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थी। जानकारी के अनुसार सुलोचना कुमारी शनिवार को अपना काम खत्म कर झुमरी तिलैया के अड्डी बंगला रोड स्थित अपने आवास जा रही थी। उसी दौरान
रांची पटना रोड पर महाराणा प्रताप चौक के पास अचानक एक गाय सड़क पर आ गई। बेटे ने गाय को बचाने के लिए बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और सुलोचना कुमारी नीचे गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही पति रंजीत कुमार और अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे। रंजीत कुमार सरकारी शिक्षक थे, 2 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। सुलोचना कुमारी अपने पीछे 3 पुत्रों को छोड़ गई हैं। उनके निधन से सदर अस्पताल के कर्मियों और मोहल्ले में गहरा शोक है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि NH 20 पर मवेशियों का खुलेआम घूमना लगातार हादसों का कारण बन रहा है। विवाद सुलझाने गए व्यक्ति की हत्या। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र का मामला, छाती में लगी गोली, अस्पताल में हुई मौत। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में बीती रात सखुआ जंगल के पास हुई इस वारदात में करणी बाग निवासी 40 वर्षीय कारू रावत की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कारू रावत 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे थे, तभी अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक सखुआ जंगल के समीप 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी बीच कारू रावत को इसकी खबर मिली और वे मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने लगे, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली कारू रावत की छाती में जा लगी। गंभीर रूप से घायल कारू को स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने के कारण कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर अस्पताल परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी रीना देवी ने आरोप लगाया है कि अज्ञात अपराधियों ने जानबूझकर उनके पति को निशाना बनाया था। घटना की जानकारी मिलते ही कुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। खुंटी में भी बगैर लाइसेंस चल रहा ब्लड बैंक, रोजाना 10 यूनिट ब्लड की है खपत। चाईबासा के सदर अस्पताल में HIV संक्रमित खून थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने के बाद पूरे राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकार के निर्देश पर जांच की जा रही है। इसके बावजूद खुंटी में भी सदर अस्पताल में बगैर लाइसेंस के ब्लड बैंक संचालित हो रहा है। हालांकि सिविल सर्जन ने रिन्यूअल के लिए आवेदन करने का दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार के स्तर से ही अब तक रिन्यूअल नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही होने की संभावना है। आदिवासी बहुल खुंटी जिले में 65 से ज्यादा मरीज थैलेसीमिया और एनीमिया से चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रोजाना 10 से ज्यादा यूनिट खून की खपत होती है। सबसे ज्यादा खून सिकल सेल, थैलेसीमिया और एनीमिया के मरीजों को दिया जाता है। उसके बाद गर्भवती महिलाएं एवं अन्य ऑपरेशन में खपत होता है। सिविल सर्जन के अनुसार जिले में खून की कमी के मामले सबसे ज्यादा हैं और इस तरह के मरीज ज्यादातर अस्पताल पहुंचते हैं। इसके अलावा रोजाना 500 से ज्यादा मरीज मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी खांसी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सहित ब्रेन हेमरेज में शामिल है। सिविल सर्जन नागेश्वर मांझी ने बताया कि जिले के एकमात्र ब्लड बैंक में ब्लड रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। डोनेट करने वालों के ब्लड को टेस्टेड एवं अनटेस्टेड करके रख दिया जाता है। उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया के तहत किसी मरीज को ब्लड दिया जाता है। झारखंड में सारे गैरकानूनी खेल हेमंत सोरेन के संरक्षण में खेले जा रहे हैं। बाबूलाल। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने और मुख्यमंत्री पर उन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता क्या पाई, जैसे खुलेआम दुश्मनी निकालने का लाइसेंस मिल गया। सच कहे तो उन्होंने दिल की भड़ास निकालने और अपने सियासी विरोधियों को कुंठा और जलन में ताबड़तोड़ मुकदमा करवाने और जेल भेजने का जो गंदा खेल शुरू किया था, आज उसी की नकल झारखंड पुलिस के कुछ बेईमान अधिकारी कर रहे हैं। ये लोग कानून को अपनी जेब में समझ रहे हैं। मरांडी ने कहा, खुंटी में बैठे एक दरोगा साहब ने तो बिहार के बेगूसराय में चल रहे अपने पैतृक जमीन विवाद में दूसरे पक्ष को सीधे झारखंड में अफीम की खेती करने के फर्जी केस में रिमोट कंट्रोल में से फंसा दिया। झारखंड में जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें चुप कराने, परेशान करने और आतंक फैलाने का काम कुछ बेईमान अफसर कर रहे हैं और आपके गैर संवैधानिक डीजीपी ने तो इसे धंधा बनाकर रख दिया है। यह सारा गैर कानूनी खेल हेमंत सोरेन के संरक्षण में उनके इशारे पर किया जा रहा है। रामगढ़ में आदिवासी परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म, गांव में बढ़ा तनाव। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के तिरला कल्याणपुर गांव में एक आदिवासी परिवार द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। समुदाय के लोगों ने इस धर्मांतरण पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गांव के परमेश्वर मुंडा, उनकी पत्नी पोखली देवी और पुत्र राज मुंडा ने करीब 1 माह पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब परमेश्वर ने अपने कुल देवता और सरना झंडे को नदी में प्रवाहित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने कई बैठकों का आयोजन किया, जिनमें परिवार से सरना धर्म में लौटने की अपील की गई।
लेकिन पंचायत में परमेश्वर मुंडा ने स्पष्ट किया कि वह अब ईसाई धर्म में ही जीवन व्यतीत करेंगे। गांव के मुखिया पति सचिन दांगी, पूर्व जीप सदस्य गोविंद मुंडा, रामप्रसाद करमाली और सन्नी देवल महतो ने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि परमेश्वर मुंडा को किसी ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद रोगमुक्त जीवन की बात बताई थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। पूर्व जीप सदस्य गोविंद मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बाहरी प्रभावों से लोग विचलित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना कानूनन गलत है और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार और जनप्रतिनिधियों ने किया अनदेखी। ग्रामीणों ने खुद से श्रमदान कर बनाई 2.5 किलोमीटर की कच्ची रोड। गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित सतखारी तिलैडी गांव, जो एक आदिवासी बहुलक क्षेत्र है, जो आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में लगभग 100 घर हैं, जिसमें 500 से लेकर 600 ग्रामीण रहते हैं। इस गांव तक जाने वाली सड़क इतनी जर्जर है कि पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। बड़े वाहन तो छोड़ दीजिए, साइकिल और बाइक से जाना भी इस गाँव तक काफ़ी मुश्किल है। गांव की जो सड़क है, एक छोर से पालकोट प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है तो दूसरे छोर से बसिया प्रखंड को जोड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी उनकी सड़क की मरम्मती नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने के कारण गाँव में एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। रांची में हादसा, मधुकम तालाब में नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूबा। झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम तालाब में नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूब गया। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत तालाब पर पहुंचे और डूबे हुए व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। सूचना पाकर सुखदेव नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि हाल ही में छठ पूजा के दूसरे अर्घ के दिन भी इसी तालाब में नहाने के क्रम में एक युवक की मौत हो गई थी। बैल का लालच देकर नक्सली बनाया, 15 केस वाला खूंखार फूलचंद किस्कू धराया। गोमिया थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती धमधरवा गांव निवासी कुख्यात उग्रवादी फूलचंद किस्कू उर्फ राजू को पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गोमिया थाना से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 साल पूर्व फूलचंद को नक्सलियों ने खेती के लिए एक जोड़ा बैल देने का लालच देकर अपने संगठन में शामिल किया था, लेकिन वादा करने वाले सभी उग्रवादी अब पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं और फूलचंद को न बैल मिला, न ही सामान्य जीवन का अवसर। पुलिस टीम जब पहली बार उसके घर पहुंची थी तो वह फरार हो गया था। केवल उसकी बहू घर पर मिली थी। उसने बताया कि फूलचंद के अपराधी होने के कारण परिवार किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। रूट डायवर्जन, रास्ते बंद। रांची में 3 नवंबर को इन रास्तों से जरा बचकर, ये है वजह। रांची में गुरु नानक जयंती के अवसर पर 3 नवंबर को गुरु नानक सत्संग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार शहर में सोमवार को सुबह 8 से रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मेन रोड में छोटे मालवाहक समेत सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि कई मार्गों में आवागमन बंद किया गया है। वहीं जुलूस के दिन आवश्यकता के अनुसार रूट को रोका व डाइवर्ट भी किया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 3 नवंबर को 2 बजे से शोभा यात्रा की समाप्ति तक शोभा यात्रा रूट बिरला मैदान, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, वुल हाउस, उर्दू लाइब्रेरी, रतन पीपी चौक एवं सुजाता चौक रूट का आवागमन के लिए कम से कम उपयोग करें। 207 एम्बुलेंस खस्ता हाल, नई खरीदेगी झारखंड सरकार, पुरानी होगी नीलाम। राज्य में 108 आपात सेवा के तहत संचालित एम्बुलेंस में 207 एम्बुलेंस कंडम हो चुके हैं। राज्य सरकार इन एम्बुलेंस की जगह इतनी ही नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदेगी, जिनका संचालन 108 सेवा के तहत ही किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 207 ऐसे एम्बुलेंस क्रय करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए कुल 103.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन एम्बुलेंस का क्रय किया जाएगा। प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए अनुमानित दर की गई है। वहीं पुरानी एम्बुलेंस को ई ऑक्शन के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिक्री की जाएगी। इससे प्राप्त राशि राजकोष में जमा की जाएगी। बताते चले कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निर्देशक ने 108 सेवा के तहत संचालित 440 एम्बुलेंस में 207 एम्बुलेंस के कंडम होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी है। ये एम्बुलेंस 8 सालों से ज़्यादा पुराने हैं या 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। इनमें अधिसंख्या एम्बुलेंस वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जेएमएम नेता का बयान, मोकामा की घटना को बताया बिहार में
व्याप्त जंगल राज का प्रतीक। मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में व्याप्त जंगल राज का उदाहरण करार दिया है। इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज पांडे ने कहा कि इसमें प्रशंसा करने का नहीं बल्कि बिहार की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख और चुनाव आयोग से यह सवाल पूछने का वक्त है कि पुलिस की चौकसी के बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई। उन्होंने कहा कि अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले हथियार जमा करा लिए जाते हैं, तो जदयू नेता के काफिले में हथियार कहां से आ गया। वहां से पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद एक मीडिया में कह रहे हैं कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वह थे, 30 गाड़ी आगे बढ़ गई तब यह घटना घटी है। क्या चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को यह दिख नहीं रहा है। मनोज पांडे ने आगे कहा कि विरोधियों के नेताओं को गोली मरवा कर ये लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं। यह प्रशंसा का नहीं, दुर्भाग्य की बात है। जंगल राज का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है। खुलेआम विधि व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या की गई है वह समाज के एक बड़े तबके का नेतृत्व करते थे और बिहार चुनाव में एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे। घाटशिला उपचुनाव पर झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, ये जनादेश और आत्मसम्मान की रक्षा का चुनाव है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह उपचुनाव जनता के जनादेश और आत्मसम्मान की रक्षा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि मंत्री रामदास सोरेन ने हमेशा सादगी, ईमानदारी और जनसेवा को प्राथमिकता दी है। घाटशिला की धरती पवित्र है। यहाँ के लोग धनबल या घमंड के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और सादगी के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यही कारण है कि इस बार भी घाटशिला की जनता शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी रामदास सोरेन को विधानसभा भेजेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में घाटशिला का प्लांट और कई खदानें बंद कर दी गई, जिससे हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। हेमंत सोरेन सरकार ने स्थिति को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए और सुरदा व कर्ड माइंस को दोबारा शुरू कराया है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पाकुड़ डीसी ने मोंथा चक्रवात से प्रभावित धान फसलों का किया निरीक्षण, किसानों को हर संभव राहत का दिया भरोसा। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने शनिवार को पाकुड़ प्रखंड के बहिरग्राम और झिकरहटी पंचायतों में मोंथा चक्रवात से प्रभावित धान फसलों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने खेतों में जल जमाव, फसलों की क्षति और किसानों की समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों के साथ है और उन्हें हर संभव राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की क्षति का आकलन पारदर्शी और त्वरित तरीके से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कृषक मित्र अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जियो टैग फोटो रिपोर्ट तैयार करे ताकि नुकसान का सटीक मूल्यांकन हो पाए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उसे किसी भी पात्र में किसान को राहत या मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कृषि पदाधिकारियों को बीमा कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर फसल क्षति का त्वरित और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राशन जरूरतमंद की जीवन रेखा, वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं खाद्य सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी एवं दुकानदार मिलकर यह सुनिश्चित करें कि एक भी लाभुक राशन से वंचित न रहे। उन्होंने ई पॉश मशीन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, गोदाम प्रबंधन एवं स्टॉक सत्यापन पर विशेष जोर दिया है। उपायुक्त ने आगामी 15 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से भव्य एवं यादगार बनाने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलावासियों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि इस अवसर पर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी परंपराओं एवं विकास यात्रा को उजागर करते हुए उत्साहपूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यशाला में पीडीएस डीलरों को उनके कमीशन बकाया समेत अन्य सुधारों पर चर्चा की गई। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से स्मार्ट पीडीएस शॉप पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें ई पॉश मशीन कैसे चलाना है, उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। गढ़वा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं शिक्षा के अलख जगाने वाले 92 वर्षीय हरिनारायण प्रसाद गुप्ता का निधन। गढ़वा जिला मुख्यालय के रोनियार वैश्य समाज के गढ़वा जिला अध्यक्ष पद पर बहुत दिनों तक समाज को सेवा देकर समाज को संगठित कर आगे बढ़ाने वाले वरिष्ठ समाजसेवी 92 वर्षीय हरिनारायण प्रसाद गुप्ता का निधन बीती रात हो गया। आज उनके पुत्र और समाज के जिला संयोजक वेंकटेश्वर नारायण ने इसकी जानकारी दी है। स्वर्गीय हरिनारायण प्रसाद गुप्ता एक अच्छे शिक्षक के रूप में जिला में शिक्षा का अलख जगाने का भी काम किया था। जहां समाज के लोग उन सभी यादों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वे सभी समाजों में लोकप्रिय थे और रोनियार समाज के वरिष्ठ समाजसेवी के निधन पर झारखंड प्रदेश रोनियार वैश्य महासभा में गहरी संवेदना
व्यक्त किया गया है एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एवं परिवार को धैर्य शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी किया है। वहीं गढ़वा जिला रौनियार समाज के लोगों ने भी गहरा संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हरिनारायण प्रसाद गुप्ता का सेवा और मार्गदर्शन समाज को सदा काम आएगा। रांची पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने के आरोप में महिला समेत 2 लोगों को दबोचा। 1.5 किलोग्राम गांजा बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में नशे के कारोबार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। नशीले पदार्थ की बिक्री हेतु बाकायदा दुकान भी खोल दिया गया है। रांची के बरियातू में पुलिस की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रांची के बरियातू में बेहद शातिराना अंदाज में गांजा की बिक्री की जा रही थी। गांजे का कारोबार बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी की रहने वाली ममता सिंह के द्वारा संचालित किया जा रहा था। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ममता सिंह और उसके एक अन्य साथी यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी शुक्रवार की रात छापेमारी कर की गई है। मौके से पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया है। जमीन विवाद के लिए सब इंस्पेक्टर ने एनडीपीएस केस में बेगूसराय निवासी को फंसाया। झारखंड के खुंटी में पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाला मामला सामने आया है। सायको थाना में पदस्थापित दरोगा रामसुधीर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी रंजिश निकालने की कोशिश की है। उन्होंने अपने पुराने जमीन विवाद के विरोधी अमरिंद्र कुमार निवासी बेगूसराय बिहार को अवैध अफीम की खेती के झूठे मामले में फंसा दिया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि दरोगा ने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते गलत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद खुंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरोगा रामसुधीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। 20 फरवरी 2025 को सायको थाना में कांड संख्या 13/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त लाखा पाहन को गिरफ्तार किया गया था। केस के अनुसंधानकर्ता दरोगा रामसुधीर सिंह ने लाखा पाहन के कथित बयान के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की कि अमरिंद्र कुमार ने खुंटी जिले के जिलिंग केला में अफीम की खेती के लिए उसे 25,000 रुपए दिए थे। लेकिन डीएसपी स्तर की जांच में यह दावा पूरी तरह झूठा पाया गया है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अमरिंद्र कभी खुंटी नहीं गया था, न ही लाखा पाहन कभी बेगूसराय आया था। फोन रिकॉर्ड में भी दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं मिला है। शादी की तैयारी के बीच मातम। 2 गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे युवक की गोली मारकर हत्या। जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाग सखुआ जंगल के पास शनिवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 गुटों के बीच चल रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस दर्दनाक घटना में 40 वर्षीय कारू राउत जो इसी गांव के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कारू राउत के घर में उनकी बेटी की शादी 7 नवंबर को तय थी और परिवार में तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान शाम के समय घर के पास ही 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। शोर शराबा सुनकर कारू राउत ने स्थिति संभालने और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तभी भीड़ में मौजूद किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोलियां चला दी, जिनमें से एक गोली उनके पेट के बाईं ओर जाकर लगी। गोली लगते इलाके में भगदड़ मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में कारू को देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।